एक डायरेक्टर जो करीबन 20 साल पहले एक मूवी बना के चला गया, वो आइकॉनिक हो गई। 20 भी क्या, मतलब ऑलमोस्ट 23 साल होने को आ रहे हैं, और अब वो दोबारा वापस आता है। क्या वो दोबारा से एक आइकॉनिक चीज़ डिलीवर कर सकता है? क्या इतना समय का जो गैप होता है वो एवोल्यूशन को जो है कैचअप कर सकता है कि नहीं कर सकता है? 28 डेज लेटर एक पिक्चर आई थी, भी 28 वीक्स लेटर आई, और अब आई है 28 ईयर्स लेटर। तो क्या होगा इसके अंदर, वो चीज़ें बात करेंगे। देखो, इसका कोर प्रॉमिस तो सर्वाइवल है, जहाँ पर ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो गया है। आपको अगर नहीं पता है तो 2002 के अंदर एक मूवी आई थी जिसका नाम था 28 डेज लेटर। इसके अंदर सिलियन मर्फी थे, और जो मेन हाईलाइट रहा था इस मूवी का वो थी दो चीज़ें। एक तो सिलियन मर्फी की बहुत ही खतरनाक तरीके की एक्टिंग, और डैनी बॉयल का ज़बरदस्त तरीके की सिनेमेटोग्राफी, जो इसके डायरेक्टर रहे हैं। और एक जिसे कहते हैं ना, इमोशनली बांध देना, इमोशनली इतना ज़्यादा बांध देना कि आपको फियर क्रिएट होना शुरू हो जाए ह्यूमन लाइफ के लिए भी। और सेकेंडली, जो लोग ये एक रेज वायरस के कांटेक्ट के अंदर आ गए हैं, और वो कभी ना कभी तो आपके किसी ना किसी रिश्तेदार रहे होंगे, बहुत क्लोज रिलेशनशिप में रहे होंगे, उनके लिए फियर क्रिएट हो जाना। $8 मिलियन में ये बनी थी, और $83 बिलियन इसने कमा लिए थे, बिकॉज यहाँ पर जो रेज वायरस था उसमें बहुत सारे इमोशनल एंगल थे। सबसे बड़ा इमोशनल एंगल तो यही था कि एक ह्यूमन फोर्स है जो उसको रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो एप्स के अंदर आ गया है, और दूसरे एनजीओ टाइप के लोग जो होते हैं वो जाके उसको चिंपैंजीज और इन सबको छुड़वाना चाह रहे हैं, क्योंकि अचानक से अगर ये रेज वायरस बाहर निकल गया तो लोगों को या पता नहीं क्या ही कर देगा। तो दोनों में ह्यूमन एंगल दिखाया गया है इसके अंदर, और अचानक से जब ये आउटब्रेक होता है तो फिर क्या कुछ होता है वो आप 28 डेज लेटर के अंदर देखोगे। 28 वीक्स लेटर के अंदर कहानी और ज़्यादा आती है, तो थोड़ी सी कम इमोशनल हो जाती है, क्योंकि डायरेक्टर भी यहाँ पर चेंज हो जाता है। अब दुनिया जो है थोड़ा कंटेनमेंट जोन के अंदर जानी शुरू हो चुकी है, और ये ब्रिटेन के अंदर दिखाया गया है लार्जली। लेकिन जो होप दिखाई जाती है एक फैमिली के थ्रू दिखाई जाती है। एक सडन कुछ होता है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि शायद इस आउटब्रेक का कोई एंटीडोट भी बन सकता है। अब ये इसके जो सूत्रधार हैं, जो फैमिली है, ये कैसे होगा नहीं होगा, और बीच में एक बड़ा ट्विस्ट भी डालने की कोशिश करी जाती है, और ये पिक्चर भी चल गई थी, उतनी ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं हुई थी। लेकिन ये करीबन $15 मिलियन की जो मूवी थी वो 65 बिलियन कर गई थी। अब 2007 के अंदर ये आई थी, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 18-19 साल हो चुके हैं, 2 डिकेड ही हो गए हैं मोटा मोटा। तो क्या डैनी बॉयल अब जब वापस आएंगे और वो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ बना देंगे? उन्होंने दो चीज़ें बहुत अच्छी करी है। एक तो उसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है, रियल लगती है, एक सेक्लूडेड सा आइलैंड आपको देखने को मिलता है। जो कास्टिंग है वो अच्छी है। एरन टेलर जो क्राइवन हंटर वाली मूवी के अंदर आपको दिखे थे, वो यहाँ पर जेमी दिखेंगे, और उसका सन स्पाइक दिखेगा। ये उनके रिलेशनशिप डायनामिक्स की कहानी है, जहाँ पर इन्होंने भी एक कंटेनमेंट जोन तो बना दिया, लेकिन वो नेचर ड्रिवन है। ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है 2007 के पिक्चर से। ये एक ऐसे आइलैंड के ऊपर रहते हैं कि जहाँ पर जब लो टाइड आएगा तो सरफेस दिखना शुरू होगा, तो ये मेन लैंड से अटैच हो जाएगा। वहाँ जाके फिर जो भी इन्होंने फूड के लिए या किसी और पर्पज के लिए अगर उनको कुछ भी करना है तो वो ये कर सकते हैं। अब ये किस वजह से वहाँ पर मेन लैंड के अंदर जाते हैं जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ अभी भी घूम रहे हैं, ठीक है? और पैरेलली कुछ ऐसे आपको, जिसे कहते हैं ना, सस्पेंस थ्रिल चीज़ पैरेलली चल रही होती है, गुफ्तगू के थ्रू, डायलॉग्स के थ्रू। यहाँ पर ज़्यादा एक्शन नहीं होता, कि शायद जो इनका आइलैंड है वहाँ पर भी कुछ सीक्रेट्स घूम रहे हैं, ठीक है? वो सीक्रेट्स क्या हैं, इस फैमिली के अंदर भी कुछ राज हैं, वो सारे इंटरट्वाइन अल्टीमेटली होने शुरू हो जाते हैं। डायलॉग्स ठीक-ठाक है, लेकिन आपको लेंदी महसूस होंगे। जिनको बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बी एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, वो शायद उनको अच्छा ना लगे। लेकिन जो ज़ॉम्बीज़ की क्रूडनेस है, जो क्लोज़अप शॉट्स हैं, जो उनका जो जिस तरीके से कटा-फटा अंग दिखाया गया है, वो सारी चीज़ें आपको अच्छी दिखेंगी। एक चीज़ मैं और बता दूँ, जो पोस्टर बहुत ज़्यादा इसका फ़ेमस हुआ, जिसके अंदर ऐसा लग रहा था कि सिलियन मर्फ़ी ही वापस आ गए हैं, क्योंकि वो पतला सुकड़ू सा आदमी है, उससे इसका लिंकेज नहीं है कोई भी। ये शायद पहले ही बात आउट हो गई थी, लेकिन ये मूवी देखने के बाद क्लियर हो गया। अब ये कैसे सेफ रहेंगे, नहीं रहेंगे, ये आपको पता चलेगा, और एंड में जिस तरीके से मूवी खत्म होती है, क्लियरली इसका पार्ट 2 आ रहा है। और उसके अंदर जैसे हर स्टोरी के अंदर अलग-अलग एक्टर हैं, इसके अंदर बहुत सारे एक्टर्स जो होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे। होपफुली वो जो मूवी होगी वो इस ट्रिलॉजी तो नहीं, अब तो 4 हो गए पार्ट, उसको एंड हो जाएगा, ठीक है? ओवरऑल बेसिस पे आपको एन्जॉयबल लगेगी, इसकी सिनेमेटोग्राफी एप्रिशिएटिव लगेगी, आपको ह्यूमन इमोशंस वापस आते हुए लगेंगे, वो सब चीज़ें अच्छी लगेंगी। शायद कुछ पार्ट्स में आपको ये लगे कि शायद ड्रैग हो रही है, और मुझे एक्शन देखने की ज़रूरत है। एक्शन मतलब कि कुछ और ज़ॉम्बीज़ की कुछ चीज़ें देखने के मन है, तो शायद आपको उस सेंस में थोड़ी-सी डिसअपॉइंट कर सकती है। लेकिन अदरवाइज़ आई थिंक इट्स अ गुड वॉच, डिसेंट वॉच, जहाँ पर आपके पास काफ़ी कुछ बात करने के लिए होगा। अनलाइक
जो 28 वीक्स आई थी वहाँ पर ज़्यादा बात करने के लिए नहीं था। यहाँ पर बात करने के लिए जो कैरेक्टर्स हैं वो इतने इंटरेस्टिंग तो हैं, जहाँ पर आप उनके बारे में बात कर सकते हो। कुछ एंडिंग एक्सप्लेन वीडियोज़ आप देखोगे इसके बारे में कि आगे क्या होगा। तो जब कभी भी ऐसे वीडियोज़ या फिर ऐसी बातें होनी शुरू हो जाते हैं, तो आप समझ लो कि मूवी के अंदर दम है और इसके अंदर डायरेक्टर ने कहीं न कहीं जस्टिस करने की पूरी कोशिश करी है। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। मेरा मूवी जो भी स्कोर इसके लिए रहेगा 3 स्टार्स। एक्टिंग ठीक है, कास्टिंग अच्छी है, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, डायरेक्शन और एडिटर ने साथ बैठ के थोड़ा-सा संगठन में काम नहीं किया, तो ये लंबी ज़रूर होगी जिसकी वज़ह से थोड़े से नंबर कटे। बट इतनी इंटरेस्टिंग तो है कि अब इसके आगे वाले पार्ट में क्या होगा। अगर आपने ये देख ली है, तो आपको मतलब वेट होगी कि भई मैं देख लेता हूँ अब इसके आगे क्या होगा। अगर आपने नहीं देखी है, तो फिर 2007 की मेमोरी के अंदर ये आप खो जाओ और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू ही मत करो, ये आपकी इच्छा है। बाय।